नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी पर। और आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। यानी भारत के संविधान जहां से प्रारंभ होता है वहां से बात करेंगे। यहाँ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये भाग पहले बना दिया गया था, लेकिन अच्छे तरीके से अपलोड नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये भाग दोबारा से बना रहे हैं। तो संविधान का आज जो भाग है वो पहला भाग है। कहने का मतलब जहाँ से शुरुआत होती है संविधान की, तो वो एकदम जीरो लेवल से है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छी ना लगे तो मत करना। तो हम देखते हैं। देखिए, भारत का संविधान है, इसमें भूमिका रहेगी जो हमारे तीन राजवंशों की, एक ब्रिटेन ब्रिटेन का शासन, एक कंपनी का शासन और एक मुगल शासन, तीनों के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कि 1526 के अंदर मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में आई। और इसके बाद ब्रिटिश ताज का शासन जो है वो 1857 के बाद में ब्रिटेन के ताज का शासन प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले तो जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसकी गठन 1600 ईस्वी में हुआ था, और महारानी विक्टोरिया के द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इस कंपनी का गठन किया गया था। पूर्वी देश यानी जो एशिया के देश हैं उनसे व्यापार करने के लिए आए थे। और अधिकतर कई बार बड़े एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वो व्यापार किसका व्यापार करने के लिए आए थे। तो वो मसालों का व्यापार करने के लिए आए थे, और उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ जो सूरत में स्थापित की गई थी। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका जो अस्तित्व कब दिखता है, देखिए, जिस समय भारत में मुगल भी बैठे हुए थे और दूसरे राजाओं का भी शासन था, यानी मुगल वंश चल रहा था। तो एक घटना घटित होती है, एक 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, जिसके अंदर बंगाल का जो नवाब होता है, नवाब सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब होता है, और उसका सेनापति होता है मीर कासिम। मीर कासिम उसका सेनापति होता है। तो वो अंग्रेजों को क्या है, ललकारते हैं। वो बोलते हैं कि आप यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, और आप यहाँ सैनिक दस्ते कैसे स्थापित कर रहे हो। तो अंग्रेज उनकी बात पे ध्यान नहीं देते और अपने सैनिक दस्ते स्थापित करने शुरू कर देते हैं, यानी सैनिक टुकड़ियाँ स्थापित करनी शुरू कर देती हैं। इसका नवाब सिराजुद्दौला होता है वो विरोध करता है। सिराजुद्दौला, जिसे सूर्य बंगाल का आखिरी नवाब भी कहते हैं। सूर्य बंगाल का आखिरी नवाब नवाब सिराजुद्दौला होता है। तो प्लासी में इनका युद्ध होता है कंपनी के साथ में, और इसमें जो मीर कासिम होता है वो विश्वासघात कर लेता है सिराजुद्दौला के साथ, यानी अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, और नवाब की हार हो जाती है, और प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और जो विश्वासघात किया था मीर कासिम ने, उसको बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। लेकिन वो थोड़े ही समय रहता है, और उसके बाद में उसे गद्दी से उतार दिया जाता है, क्योंकि वो मनमाने तरीके से बातें मनवाते थे। इससे मीर कासिम परेशान हो जाता है और उसको गद्दी से उतार दिया जाता है। मीर कासिम चला जाता है दिल्ली दरबार। शाह आलम द्वितीय होता है वहाँ का मुगल शासक, यानी शाह आलम द्वितीय। उनके पास जाकर उन्हें कहता है कि आप तो यहाँ बैठे हैं, अंग्रेज जो आपको कंपनी व्यापार के लिए आए थे उन्होंने वहाँ युद्ध किया और अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। तो शाह आलम जो थे द्वितीय, वो उनके साथ हो जाते हैं, किसके, मीर कासिम के साथ। मीर कासिम बंगाल के थे, शाह आलम जो कि दिल्ली के दरबार के थे, और उसके बाद में एक अवध के थे शुजाउद्दौला। वो सिराजुद्दौला थे, ये शुजाउद्दौला थे। शुजाउद्दौला जी, ये तीनों इकट्ठे मिलकर बिहार में एक जगह है बक्सर नामक जगह, वहाँ पर ये सभी एकत्रित होकर युद्ध होता है। यानी इधर ये तीन होते हैं, और उधर कंपनी का कमांडर होता है रॉबर्ट क्लाइव। उनके नेतृत्व में कंपनी के साथ युद्ध होता है, और कंपनी इस युद्ध को जीत जाती है। यानी 1757 का युद्ध और 1764 का युद्ध, ये दो युद्धों से ही अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ती है। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शिकंजा कस लेती है, इस बात का ध्यान रखना। और जब ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार ये देखती है कि जिसको हमने व्यापार करने के लिए भेजा था वो भारत पे शासन कर रही है, युद्ध कर रही है, मैदान, तो उन्हें वो कुछ अधिकार प्रदान कर देते हैं जो लिखित रूप में सबसे पहले आते हैं, जिन्हें अधिनियम कहा गया था। तो हम चर्चा करेंगे अधिनियमों के क्रम के अनुसार। चलिए जी, बात करते हैं कि अधिनियम क्या आए थे, कौन कौन से आए थे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी जी,
जिसके अंदर 24 सदस्य थे, एक डायरेक्टर और 24 सदस्य थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में भारत में आई थी, 1612 में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था, सूरत में कोठी स्थापित कर दी गई थी। अब हम बात कर रहे हैं जो पहला लिखित अधिनियम आता है भारत के अंदर। आज से पहले जो भी नवाब होता था, सुल्तान होता था या राजा होता था भारत का, वो जो जो बोल देता था वही होता था। लेकिन ब्रिटेन का संविधान खुद का नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने एक अधिनियम भेजा। अधिनियम एक तरीके से संविधान का ही अंश होता है। इस अधिनियम में एक्ट में क्या था, जिसका नाम बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। ये आया था 1773 को, आया था रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें कुछ शक्तियां दी गई थी कंपनी को। इसमें यह कहा गया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम यही था, यानी पहला अधिनियम यही था, लिखित रूप में आया था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी, इस एक्ट में कंपनी के सबसे पहले जो राजनीतिक कार्य थे, राजनीतिक कंपनी के कार्य और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दे दी थी कि आप भारत में राज्य कर सकते हो, यानी राज कर सकते हो, और प्रशासनिक अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हो। तो ये सबसे पहले राजनीतिक व प्रशासनिक कार्य को मान्यता 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दी गई थी। और अगर पूछे कि भारत में पहला अधिनियम कौन सा आया था अंग्रेजों का, तो यही आया था। देखिए कुछ किताबें 1724 का लिखती हैं, 1724 में भी आया था, लेकिन वो कंपनी के लिए आता था। ये शासन करने के लिए पहला आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो वो 1724 में लिख रखा है, कहीं 1750 भी लिख रखा है, लेकिन वो अपने को नहीं पढ़ना है। हमारे तो काम का है रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 को आया था। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव यहीं से पड़ गई थी, यानी केंद्र में सरकार किसकी होगी और किस तरीके से शासन किया जाएगा, उसकी नींव यहीं से डल गई थी। इसकी विशेषताएं क्या थी? इसकी विशेषताएं ये थी कि जो बंगाल का गवर्नर था, यानी रॉबर्ट क्लाइव था, बंगाल का पहला गवर्नर बनाया था रॉबर्ट क्लाइव को। जो बंगाल का गवर्नर था उसका पद बदल दिया और बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया, और पहला गवर्नर जनरल बना दिया वॉरेन हेस्टिंग को बना दिया जी, ये ध्यान रखना। और उनको कार्यकारी परिषद का गठन भी करवा दिया जी, जिसमें एक 4 सदस्यीय कार्यकारी, यानी उसमें 4 सदस्यों वाली एक कार्यकारी परिषद का भी गठन करवा दिया था। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। इसके बाद एक बात इन्होंने की गई थी, बम्बई जो प्रांत था और मद्रास प्रांत था, इनको जो गवर्नर थे उनको अधीन कर दिया बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। कहने का मतलब ये है कि जो ये बम्बई है, ये मद्रास है, इसके जो गवर्नर जनरल है ना, ये बंगाल वाले के अधीन रह के काम करेगी, यानी इससे पूछ के काम करेगी। तो बड़ा कौन हुआ? बंगाल वाला। ये जो बम्बई वाला हो गया और मद्रास वाला, ये इसके अंडर में काम करेंगे, तो इसके अधीन कर दिया गया था जी। आगे हम बात कर रहे हैं, और इस अधिनियम में कहा था सबसे बड़ी जो बात थी, इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए ये उच्चतम न्यायालय नहीं कह सकते, उच्चतम न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, ये एक एपेक्स कोर्ट था, ये एक एपेक्स कोर्ट था, एपेक्स कोर्ट था। एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है जिसके खिलाफ कहीं पे भी अपील की जा सकती है। और उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय का मतलब ये होता है कि इसके बाद कहीं पर भी अपील नहीं की जाती, यानी सुप्रीम होता है अंतिम पावर। यानी ये जो उच्चतम न्यायालय बनाया गया था, इसके खिलाफ लंदन का जो प्रीवी काउंसिल था वहाँ पर अपील की जा सकती थी जी। इस बात का भी ध्यान रखना जी। तो ये बहुत सी किताबें लिखती हैं उच्चतम न्यायालय नहीं, एक एपेक्स कोर्ट था, जिसमें क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे था जी। इस बात का ध्यान रखना, पूछते हैं जी। इसके बाद अगर बात कर रहे हैं, जो कर्मचारी थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनको कहा था कि निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने, रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। ये बात कहती थी कि आप अपना पर्सनल व्यापार नहीं कर सकते हो और भारतीयों से किसी तरीके का उपहार नहीं लोगे और रिश्वत भी नहीं लोगे, प्रतिबंध लगा दिया। यानी यहाँ से शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। पहले वो रिश्वत ले लेते थे और अपना पर्सनल व्यापार भी करते थे, लेकिन यहाँ से बोल दिया गया था कि आप पर्सनल व्यापार भी नहीं कर सकते हो। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव डलनी शुरू हो गई थी, यहीं से ही आपको पता चल रहा है। अगर हम बात करें, केंद्रीय प्रशासन से मतलब है कि एक केंद्र बिंदु से शासन चलना प्रारंभ हो गया था।
इसका मतलब ये होता है केंद्रीय प्रशासन का मतलब। आगे हम बात करेंगे कि इस अधिनियम में ब्रिटेन सरकार द्वारा कोड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी को नियंत्रण सशक्त कर दिया था। यानी जो पहले 1608 में एक कंपनी में डायरेक्टर्स की जो बना के भेजा था, उस पर आ गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर। यहाँ पर कोर्ट ऑफ आ गया COD आ गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ गया था। यानी उन पर नियंत्रण रखने के लिए उन पर एक कमेटी गठित कर दी गई थी। यानी ये उस भी जो कार्य जितना भी काम करेंगे उन पर ये ध्यान रखेंगे जी। इसके बाद हुआ क्या था कि कंपनी को अपने भारत में राजस्व के नागरिक और सैन्य मामलों की जो किसी भी तरीके की देखने का अधिकार मिल गया था। यानी जो ब्रिटिश सरकार आदेश देगी उनको मानना जरूरी हो गया। यानी वो राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों के बारे में ब्रिटेन की सरकार के अधीन रहना जरूरी कर दिया था जी। अब बात करेंगे आगे, वो तो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके बाद में आता है जी पिट्स इंडिया एक्ट। अगर आपसे पूछे कि भारत में न्यायपालिका की शुरुआत कौन से एक्ट से हुई थी, तो भारत में न्यायपालिका की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी, क्योंकि 1774 में कोलकाता में एक उच्च एपेक्स कोर्ट की स्थापना हुई थी और जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना जी, नोट कर लेना साथ साथ में। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना जी। अगला जो हमारा एक्ट आएगा वो आएगा रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में जो आने वाला एक्ट था वो था पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसमें क्या था, जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी या दोष थे उनको दूर करने के लिए ये एक्ट आया था, उसको पारित किया गया था। और इस एक्ट में संबंधित विधेयक में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट द यंगर ने संसद में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उनमें कुछ कमियां हैं, उनको दूर किया जाए, संशोधन किया जाए। तो उन्होंने 1784 को ब्रिटिश संसद में इसे पारित करवाया था, यंगर थे उन्होंने पारित करवाया था जी। ठीक है, इस एक्ट के क्या उपबंध थे, यानी क्या विशेषताएं थी, इसमें ये बात कही गई थी कि इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्य, देखिए जो राजनीतिक है और वाणिज्यिक कार्य थे, राजनीति यानी एक तरफ राज्य अलग करेंगे और वाणिज्यिक यानी जैसो जो व्यापार वगैरह है उनको कार्य दोनों अलग अलग कर दिए थे बिल्कुल। ठीक है जी, इसका अलग अलग तरीके से कर दिया था। इसके बाद प्रशासनिक कार्य अलग थे। इसमें एक कहा गया था कि निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नया निकाय आ गया था। यानी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर अब कौन आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया था जी। तो एक नया आ गया था जी, एक कमेटी नहीं आ गई थी। और इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत होगी। द्वैध शासन का मतलब होता है शक्ति दो हाथों में होना, यानी एक शक्ति तो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके अंडर में थी, दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में काम करेगी जी। तो ये द्वैध शासन प्रणाली शुरू हो गई थी। द्वैध शासन का मतलब होता है दो हाथों में शक्ति। इसके बाद अगली बात करें कि जो नियंत्रक बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश के नियंत्रण भारत में सभी नागरिकों को सैन्य व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण नियंत्रण करे। कहने का मतलब है कि जो भारत की भूमि है वहाँ पर सैनिक सरकार सभी नागरिकों को और राजस्व यानी टैक्स वगैरह ले सकती है जी। तो ये भी था। और उसके बाद में जो इसमें दो महत्वपूर्ण कारण हुए थे, इसमें कुछ बदलाव हुए थे, वो क्या थे वो भी देख लेते हैं जी। पहला जो था उसमें ये बात कही गई थी कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र का, यानी जहाँ जहाँ अंग्रेज बैठे थे ना, पहले इन्होंने कहा नहीं था कि ये हमारा है, लेकिन जो 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें इन्होंने सब प्रथम कह दिया था कि जिस भूमि पर हम बैठे हैं वो भारत की भूमि जो है वो भारत की नहीं है, वो ब्रिटेन की भूमि यानी ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो हुक्म चलेगा ब्रिटेन का चलेगा जी। तो पहली बार उन्होंने ये बात 1784 के एक्ट में कही थी। और इसमें भारत में कंपनी के कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों पर पूरा नियंत्रण कर दिया था। यानी अब जो कंपनी के जो भी कार्य होंगे प्रशासनिक होंगे
तो उन पर पूरा शिकंजा कस दिया था, यानी ब्रिटेन की सरकार ने कस दिया था। अब ब्रिटेन के अधीन ही सारा काम किया जाएगा। तो ये 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आने वाला पिट्स इंडिया एक्ट था। इसके बाद आता है जी 1793 का चार्टर अधिनियम। पहले तो ये बात समझो, वो उस नाम से आया था, अब ये चार्टर के नाम से आएगा। जब जब चार्टर के नाम से आएगा, यानी जो व्यापार करने की अनुमति है उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो वो जब भी आएंगे 20 वर्ष बाद में आएंगे। अब अगला इसके 20 वर्ष बाद में आएगा। तो चार्टर अधिनियम, ध्यान रखना, 20 वर्ष यानी व्यापार की अनुमति को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कंपनी और 20 वर्ष के लिए व्यापार कर सकती है भारत में। ये प्रावधान किया जाता था। 20 साल बाद में आते थे। और इसमें क्या कहा गया था कि नियंत्रक बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर से उनके सदस्यों व कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता था वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। अगर वो भारत में काम करते हैं तो इनको पैसा भी भारत के कोष से दिया जाएगा, यानी भारत के पैसे से दिया जाएगा। तो ये प्रावधान कौन से चार्टर में किया था? 1793 के चार्टर में किया था। बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है जी, ध्यान रखना। और इसमें कोई खास बात थी नहीं जी। आगे आएगा जी अगला चार्टर, देखिए 1813 में आएगा। पहला कब आया? 1793 में। दूसरा कब आया? 1813 में। मैं चार्टर एक्ट की बात कर रहा हूँ। पहला एक्ट तो 1773 में आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन मैं चार्टर एक्ट की बात कर रहा हूँ। पहला चार्टर एक्ट 1793 में आया था, दूसरा चार्टर एक्ट 1813 में आया था। जिसमें क्या कहा था, इस अधिनियम की ये विशेषताएं थी कि 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और इसमें यह था कि कंपनी के भारत के साथ में जो व्यापार करने का एकाधिकार जो था वो छीन लिया गया था। यानी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करती थी। और इसमें ये कहा था कि चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ व्यापार, चाय का व्यापार के संबंध में 20 सालों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा था। यानी उन्होंने कहा कि चाय और चीन के साथ व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और अन्य व्यापार है जो कोई भी ब्रिटेन का अंग्रेज आके यहाँ पर कर सकता है। इससे पहले केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वही यहाँ भारत में व्यापार कर सकते थे। यानी इसके बाद ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति आके भारत में व्यापार कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ चीन और पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकता। वो एकाधिकार कंपनी के पास में रहेगा। 1813 के अधिनियम में ये बात कही गई थी। कुछ सीमाओं तक ब्रिटेन के जो नागरिकों के लिए अधिकार खोल दिया था, मैंने बताया था इसके बारे में। तो और एक यहाँ पर जो थी, एक बात ये कही, इसमें लिखी नहीं है, वो लिखी थी कि भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। यानी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था 1813 के अधिनियम में। इस बात का ध्यान रखना जी। अगला आएगा 20 वर्ष बाद, उसके 20 साल और बढ़ा दिया, 1833 में आएगा चार्टर अधिनियम आएगा जी। इसमें ये बात कही है, 1833 का चार्टर अधिनियम ये बात कहता है कि जो ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम हुआ था। अगर आपको पूछे कि केंद्रीकरण की नींव कहाँ से डलती है, तो वो यहीं से डलती है जी। एक तरीके से कैसे डलती है उसकी चर्चा करते हैं जी। इस अधिनियम की विशेषता ये थी कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। यानी अब चीन के साथ जो एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया। अब कंपनी के कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से ही मात्र भारत का शासन करना रह गया था। यानी अब ब्रिटेन सरकार का उद्देश्य यही था कि हम भारत पर शासन करें जी। और अगला था बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसका पद को बदलकर उसका नाम कर दिया भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, और जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। यानी एक तरीके से सुप्रीम पावर वाला व्यक्ति बना दिया था भारत के गवर्नर जनरल को। अब 1833 के अंदर भारत का पद आ गया था भारत गवर्नर जनरल का, और जिसके अंदर सैन्य शक्तियां भी थी, यानी वो कमांडर था सेना का। और भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के लिए बेंटिंग तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही करेगा। तो याद रखना कि भारत के अंदर बेंटिंग है, जो विलियम बेंटिंग है, जो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं जी। और उन्होंने जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारत को, यानी जो ये भारत है इस तरीके से, ये भारत है इस तरीके, यहाँ पर अंग्रेज बैठे थे, यहाँ पर अंग्रेज बैठे थे, ये जो क्षेत्र है ये पूर्ण रूप से ब्रिटेन का बोल दिया था इन्होंने जी। ठीक है जी, यहाँ कोई और शासक था, यहाँ मुगल इतनी सीधी दूरी में बैठे थे जी। और इन्होंने कहा कि मद्रास व बम्बई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्तियां से भी इन्होंने क्या किया कि इनको शक्तियों से भी वंचित कर दिया। यानी अब जो मद्रास वगैरह की जो
गवर्नर थे उनको भी विधायकी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। और उन्होंने कहा था कि भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए थे। यानी जहाँ पर ब्रिटेन भारत के अंदर जहाँ पर भी अंग्रेजों का शासन होगा वहाँ पर किसकी चलेगी, वो चलेगी भारत के गवर्नर जनरल की। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक जी। इसके बाद अगला बात करें जिसमें ये बताएगा पहले बनाए गए कानूनों को नियमांक कानून कहा जाता था और नए आए कानूनों के तहत बने और जिन्हें एक्ट या अधिनियम कहा जाता था। तो पहले वाले नियमांक थे और अब आएंगे जो एक्ट आएंगे या अधिनियम आएंगे, इस बात का ध्यान रखना, जो नए आएंगे जी। और इसमें था भारतीय कानूनों के बारे में वर्गीकरण किया और इसके कार्य के लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। तो विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1833 के अधिनियम में की गई थी, या ध्यान रखना जी। इसके बाद अगला आएगा जी, जो आएगा देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब रहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है 1773 से 1857 तक या 58 तक, ऐसे कह सकते हैं 58 तक, यहाँ तक रहता है जी। 1773 से लेके 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है। तो अब आप कहोगे इसके बाद किसका आएगा? इसके बाद आएगा ब्रिटिश ताज का शासन, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी एक कंपनी थी, जैसे रिलायंस जियो वगैरह का चल रहा है ना शासन, उस तरीके से इसका तो क्या चलता है रिलायंस का। तो कहने का मतलब वो उसी तरीके से करना चाहती है जी, सभी को अपना गुलाम बनाना चाहती है जी। आगे हम बात करें कि जो अधिनियम की विशेषताएं वो क्या थी? पहली बार गवर्नर जनरल परिषद, माफ़ी चाहेंगे जी, किसी कंपनी के बारे में नाम नहीं लेना चाहते थे लेकिन कारणवश भूलवश हो गया, उसके लिए। आगे हम बात करेंगे जो पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद थी, विधायी थी और प्रशासनिक कार्य थे, उन्हें अलग कर दिया। यानी विधायी कार्य अलग होंगे, राजनीतिक कार्य अलग होंगे और प्रशासनिक कार्य अलग होंगे। अब इसमें क्या था, परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़ दिए गए थे जिसे विधान परिषद कहा गया। एक तरीके से राज्यसभा आ गई थी, जैसे पहले लोकसभा थी और इसमें विधान परिषद कहा गया था, यानी 6 सदस्य अलग से आ गए थे। और इन्होंने कहा था सिविल सेवकों की खुली भर्ती का प्रारंभ कर दी थी। खुली भर्ती मतलब आज जैसे कोई भी परीक्षा दे सकता है, उस हिसाब से पहले ऐसा नहीं होता था। पहले केवल राजा के पुत्र या कुछ विशेष लोग ही दे सकते थे, लेकिन जो 1853 का अधिनियम आया उसमें खुली भर्ती का प्रावधान कर दिया और लॉर्ड मैकाले ने की समिति का गठन किया गया था। लॉर्ड मैकाले 1854 में मैकाले समिति का नियुक्ति की गई थी, गठन किया गया था। इसमें यह पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में जो स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, यानी लोकल लोगों को जोड़ा गया था इसके अंदर जी। और गवर्नर जनरल परिषद में 6 नए सदस्यों को 6 टोटल सदस्य थे, उनमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई व आगरा की स्थानीय प्रांतों से किया जाएगा। यानी 4 जो व्यक्ति आएंगे वो यहाँ से आएंगे जी, यानी स्थानीय लोग होंगे, यानी उसी क्षेत्र के लोग होंगे जी, जो बम्बई, मद्रास, आगरा से होंगे जी। तो ये 1853 का अधिनियम था जी, जिसमें ये प्रावधान किया गया था। आगे आपको पता है कि भारत के अंदर 1857 की क्रांति हो जाती है और 1857 की क्रांति में आपको पता है कि मुग़लों का शासन भी ख़त्म हो जाता है, जो 1526 में शुरू हुआ था और 1858 तक चला था, वो भी समाप्त हो जाता है। और इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो शासन आएगा वो आएगा ब्रिटिश ताज का शासन या ब्रिटिश क्राउन का शासन। यानी जब अब शासन करेगा वो ब्रिटेन सीधा अपने डायरेक्ट करेगा। इससे पहले एक कंपनी शासन कर रही थी, अब कौन करेगा? अब ब्रिटेन करेगा। तो उसके बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बस आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे लास्ट वीडियो में काफ़ी स्टूडेंट ने आंसर दिया, वो साधुवाद के पात्र हैं। और इस वीडियो से संबंधित मैं 2-3 प्रश्न पूछना चाहूँगा, आप कमेंट करके बता सकते हो। एक तो आपने बताना है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। दूसरा प्रश्न, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तीसरा प्रश्न, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। आपने इन तीनों का उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। और इससे संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।